कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर कैसे आ जाती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये है वेब और नेटवर्क्स का एक बहुत ही कमाल का एक अदृश्य जाल। आज हम इसी दुनिया के कुछ राज खोलने वाले हैं। वो दुनिया जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। अच्छा, एक सवाल है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, हम इन दोनों शब्दों को अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई में एक ही चीज़ है या फिर इनके बीच कोई बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं? चलिए, आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी की, वर्ल्ड वाइड वेब। ये वो जगह है जहां हम अपना ज्यादातर ऑनलाइन टाइम बिताते हैं। पर असल में ये है क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW भी कहते हैं, सच में जानकारी का एक बहुत बड़ा महासागर है। वेबसाइट्स, वीडियोस, पिक्चर्स, मतलब न जाने क्या क्या, ये सब एक ग्लोबल लाइब्रेरी की तरह है। तो फिर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट वो पूरा का पूरा रोड सिस्टम है, केबल्स, राउटर्स, सर्वर्स, जो हमें इस लाइब्रेरी तक पहुंचने और कोई भी किताब, मतलब कोई भी जानकारी निकालने की इजाजत देता है। कमाल की बात यह है कि ये सब एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। 1969 में ARPANET ने इंटरनेट की नींव रखी। फिर कई दशक बाद 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1991 में, जब इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया और इसने हमारे बात करने, सीखने और बिजनेस करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि ये ग्लोबल लाइब्रेरी काम कैसे करती है? ये सब तीन बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडियाज पर टिका है, जिन्हें टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। ये वेब के, कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उसकी भाषा, उसके नियम और उसके पते। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है HTML, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे वेब पेजेस का ढांचा समझिए। यही ब्राउज़र को बताता है कि टेक्स्ट को कैसे दिखाना है, इमेजेस को कहाँ रखना है और लिंक्स कैसे बनाने हैं। अगर हम लाइब्रेरी वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो HTML वो स्याही और कागज़ है जिससे हर किताब बनी है। इसके बाद आता है HTTP। ये वो रूल्स का सेट है जिससे ब्राउज़र और वेब सर्वर आपस में बात करते हैं। मतलब ये उस लाइब्रेरियन की तरह है जो हमारी रिक्वेस्ट लेता है और हमें सही किताब ला कर देता है। और हाँ, वो जो HTTPS में S लगा होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है सिक्योर, यानी सुरक्षित, और ये पक्का करता है कि वेबसाइट के साथ हमारा कनेक्शन एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह से प्राइवेट है। और आखिर में है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब पर मौजूद हर एक चीज़ का यूनिक एड्रेस है। हर वेब पेज, हर इमेज, हर वीडियो का। ये लाइब्रेरी में रखी किताब का वो सटीक शेल्फ नंबर है जो हमें सीधे वहीं ले जाता है जिसकी हमें तलाश है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये विशाल ग्लोबल लाइब्रेरी तो है, लेकिन हम अपने घरों और दफ्तरों से वहां तक पहुंचते कैसे हैं? बस यहीं पर नेटवर्क्स काम आते हैं। इन्हें डिजिटल दुनिया की सड़कें, हाईवे और गलियां समझ लीजिए। सीधे शब्दों में कहें तो नेटवर्क दो या दो से ज्यादा डिवाइस का एक ग्रुप है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन तार से भी हो सकता है और वायरलेस भी। असल में यही वो रोड सिस्टम है जो हमारे डिवाइस को वेब की उस बड़ी सी लाइब्रेरी से जोड़ता है। देखिए, सारी सड़कें एक जैसी नहीं होती और वैसे ही सारे नेटवर्क्स भी एक जैसे नहीं होते। ये साइज और स्केल में बहुत अलग अलग होते हैं। चलिए कुछ सबसे आम तरह के नेटवर्क्स को देखते हैं जिनसे हमारा सामना रोज होता है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। हम नेटवर्क्स को मोटे तौर पर 3 साइज में बांट सकते हैं। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा है, जो बस एक घर या ऑफिस को कवर करता है। फिर है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैला हो सकता है। और आखिर में है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो सही में ग्लोबल है। अरे, इंटरनेट खुद WAN का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए सबसे छोटे पैमाने से शुरू करते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क या LAN हमारे घर या ऑफिस के बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और दूसरे डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। अब जरा जूम आउट करते हैं शहर के लेवल पर। एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या MAN एक पूरे शहर के कंप्यूटर्स और LAN को आपस में जोड़ता है। केबल टीवी नेटवर्क इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर सबसे बड़े पैमाने पर हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क या WAN। ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ता है और एक विशाल ग्लोबल नेटवर्क बनाता है। सीधे सीधे कहें तो यही इंटरनेट है।
वैसे इनके अलावा कुछ और भी नेटवर्क हैं, जैसे पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो बहुत छोटी दूरी के लिए होता है, जैसे ब्लूटूथ हेडफोन, या फिर कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, जो किसी यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए होता है। और वैन, वो बस एक वायरलेस लैन है जिसे हम सब आमतौर पर वाईफाई कहते हैं। अच्छा, इतने सारे नेटवर्क्स पर हमारी पर्सनल जानकारी लगातार इधर से उधर जा रही है, तो हम इसे गलत हाथों में पड़ने से कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब है एक सुरक्षित डिजिटल सुरंग बनाने में। यहीं पर VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक सेफ और एन्क्रिप्टेड सुरंग बना देता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी कैफ़े या एयरपोर्ट के पब्लिक वाईफाई पर होते हैं तो कोई भी हमारे डेटा को देख या चुरा नहीं सकता। ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो आगे क्या? जैसे जैसे हमारे घर, हमारी गाड़ियां और हमारे शहर आपस में और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? खासकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के आने से हम अपनी डिजिटल दुनिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर नेटवर्क सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर असल में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर जगह मौजूद हैं। सोचिए, हम सब हर दिन हर पल इन्हें इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब कैसे हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब काम करता कैसे है? मतलब एक तरफ हमारे हेडफोन्स फोन से कनेक्ट हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से बात कर लेते हैं। ये होता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे छोटे नेटवर्क से। तो हमारी ये जो खोज है ये शुरू होती है सबसे छोटे और सबसे पर्सनल नेटवर्क से। इसे एक तरह का डिजिटल बबल समझिए जो हर वक्त हमारे आसपास ही रहता है। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, या शॉर्ट में कहें तो पैन। इसका काम बड़ा सीधा सा है, हमारे पर्सनल डिवाइसेस को आपस में जोड़ना और हमारे चारों तरफ एक छोटा सा अदृश्य मतलब इनविजिबल कनेक्शन का दायरा बना देना। और इसका दायरा कितना होता होगा? सोचिए, बस करीब 10 मीटर। बहुत छोटा है। मतलब ये सिर्फ हमारे ईयरबड्स को फोन से या लैपटॉप को माउस से कनेक्ट करने के लिए बना है। और इसके पीछे जो सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है वो क्या है? अरे हाँ, बिल्कुल सही सोचा, ब्लूटूथ। ठीक है, तो अब इस पर्सनल बबल से बाहर निकलते हैं, स्केल को थोड़ा बड़ा करते हैं। एक इंसान से बढ़कर अब हम बात करेंगे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग के नेटवर्क की। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम सब लैन के नाम से जानते हैं। ये वो नेटवर्क है जो एक लिमिटेड एरिया, एक पूरी जगह को आपस में जोड़ता है, जैसे कि हमारा घर या ऑफिस या फिर कॉलेज का कैंपस। तो लैन की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि ये एक लिमिटेड, एक सीमित दायरे में काम करता है। इसका सीधा सा मकसद है एक ही बिल्डिंग के अंदर के सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ऑफिस का नेटवर्क। सोचिए, जहां सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर से जुड़े होते हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, एक बिल्डिंग से भी बड़ा। कल्पना कीजिए, एक पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क। इसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में मैन। इसका काम है एक शहर के अंदर अलग अलग लोकेशंस को एक साथ जोड़ना। जैसे कोई बैंक है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस पूरे शहर में हैं, या कोई यूनिवर्सिटी जिसके कई कैंपस शहर के अलग अलग कोनों में हैं। मैन उन सबको जोड़ता है। और मैन का जो स्केल है वो सच में काफ़ी बड़ा है। ये 100 किलोमीटर तक भी फैल सकता है। इसका एक बहुत ही कॉमन रियल लाइफ उदाहरण है हमारे शहर का केबल टीवी नेटवर्क। सोचिए, एक ही सिस्टम से हजारों घर जुड़े हुए हैं। तो अब तैयार हो जाइए सबसे बड़ी छलांग के लिए। अब हम एक शहर से निकलकर सीधे ग्लोबल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जा रहे हैं। और ये है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। ये है नेटवर्क्स की दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी। पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी इसी की है। यही वो नेटवर्क है जो देशों को देशों से और एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ता है। तो वैन का जो दायरा है वो सच में ग्लोबल है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से एक देश में बैठा इंसान दूसरे देश में किसी से भी तुरंत बात कर सकता है।
और वैन का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण कौन सा है? अरे, वो तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, खुद इंटरनेट। तो हमने देखा कि कैसे हम एक छोटे से पर्सनल बबल से शुरू करके पूरी दुनिया तक फैले नेटवर्क तक पहुंच गए। अब चलिए इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। ये जो टेबल है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। पैन से शुरू होकर लैन, फिर मैन और आखिर में वैन तक। हर नेटवर्क का अपना एक खास स्केल, एक मकसद है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये सब अलग थलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। ये बात इस आइडिया को और भी मजबूत करती है। सोचिए, इंटरनेट जैसा इतना बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन असल में है क्या? ये दुनिया भर के लाखों करोड़ों छोटे छोटे लैन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक तरह से लैन का लैन, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये तो साफ हो गया कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं नेटवर्क्स की अलग अलग लेयर्स पर बनी है। पर ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि इस इतने बड़े और पब्लिक इंटरनेट पर कोई अपना प्राइवेट और सुरक्षित रास्ता कैसे बना सकता है? इसका जवाब फिर कभी किसी और विश्लेषण में ढूंढेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हम सब दिन में न जाने कितनी ही बार इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी काम के लिए, कभी कुछ सीखने के लिए, तो कभी बस यूं ही। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये वर्ल्ड वाइड वेब आखिर है क्या चीज़? आज हम इसी डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे चलेंगे और इसकी कहानी को समझेंगे। देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। एक क्लिक और जानकारी का पूरा समंदर हमारे सामने होता है। पर यह जादू चलता कैसे है? तो चलिए इस डिजिटल पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि वेब और इंटरनेट ये दोनों एक चीज़ नहीं है। वेब एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चलता है। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी हो जिसमें करोड़ों अरबों किताबें हैं, यानी वेबसाइट्स, और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, इसके कई नाम हैं, आपने सुने भी होंगे। कोई इसे द वेब कहता है, कोई www, और कुछ लोग इसे W3 भी कहते हैं। मतलब सबका एक ही है। हर बड़े आविष्कार के पीछे ना एक कहानी होती है, और वेब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन था। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारे कहानी के हीरो हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली। वो उस वक्त CERN में काम कर रहे थे और उन्होंने वहां एक बड़ी मुश्किल देखी। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स अपनी रिसर्च और डेटा एक दूसरे से आसानी से शेयर ही नहीं कर पा रहे थे। सारी जानकारी अलग अलग कंप्यूटर्स में मानो फंसी हुई थी। तो साल था 1989 जब टिम बर्नर्स-ली ने अपने आइडिया को हकीकत में बदल दिया। पर शुरुआत में ये सिर्फ CERN के वैज्ञानिकों तक ही सीमित था। असली क्रांति, जो रियल रेवोल्यूशन था, वो आया 1991 में, जब इसे पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। ये वो पल था जब वेब ने हमारी जिंदगी में दस्तक दी। ठीक है, तो बर्नर्स-ली ने सिर्फ एक आइडिया नहीं दिया, बल्कि उसे चलाने के लिए जो जरूरी तकनीकें थी वो भी बनाई। पूरा का पूरा वेब इन 3 आसानी चीजों पर टिका है जिन्हें उन्होंने ही बनाया था। पहला पिलर है HTML। इसको ना आप किसी भी वेब पेज का कंकाल या ढांचा समझ लीजिए। यही वो भाषा है जो ब्राउज़र को बताती है कि कौन सा टेक्स्ट हेडिंग है, कहाँ पैराग्राफ है और कहाँ पर कोई फोटो लगानी है। पेज का पूरा स्ट्रक्चर यही तय करता है। दूसरा है URL। ये तो सीधा साधा वेब का एड्रेस सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर का एक यूनिक एड्रेस होता है। वेब पर हर एक चीज का, हर पेज का, हर इमेज का एक URL होता है। इसी से ब्राउज़र को पता चलता है कि जाना कहाँ है। और तीसरा और आखिरी है HTTP। ये है वेब का डाकिया, या कह लीजिए डिलीवरी सर्विस। जब भी हम ब्राउज़र में कोई URL डालते हैं तो HTTP ही उस पते पर जाता है, सर्वर से वो वेब पेज उठाता है और उसे हमारे ब्राउज़र तक पहुंचाता है। डेटा के आने जाने के सारे नियम यही तय करता है। तो अब हमारे पास ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, HTML, URL और HTTP।
चलिए अब देखते हैं कि हर बार जब हम वेब का इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों मिलकर अपना जादू कैसे चलाते हैं। तो होता क्या है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, हमने ब्राउज़र में एक URL टाइप किया। स्टेप 2, हमारा ब्राउज़र फौरन HTTP का इस्तेमाल करके सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये पेज चाहिए। स्टेप 3, सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, सही HTML फाइल ढूंढता है और उसे वापस ब्राउज़र को भेज देता है। और फिर आखिरी स्टेप में हमारा ब्राउज़र उस HTML कोड को पढ़कर उसे एक सुंदर से दिखने वाले वेब पेज में बदल देता है। यहाँ एक छोटा सा कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होता है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं। एक वेब पेज HTML से बना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, समझिए जैसे किसी किताब का एक पन्ना। और वेबसाइट वैसे ही कई सारे वेब पेजों का कलेक्शन है, यानी कि पूरी की पूरी किताब। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? टेक्नोलॉजी की दुनिया जो हर सेकंड बदलती है, वहाँ आज 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये 3 बेसिक सिद्धांत HTML, URL और HTTP आज भी वेब की बुनियाद हैं। ये उनके डिज़ाइन की सादगी और ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये चीज़ हमें वापस टिम बर्नर्स-ली के ओरिजिनल विजन पर ले आती है। उनके लिए वेब सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक फिलॉसफी थी, एक ऐसा खुला प्लेटफॉर्म बनाने की जहां कोई भी कहीं से भी जानकारी शेयर कर सके और दूसरों के साथ मिलकर कुछ नया बना सके। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दौर में जहां कुछ बहुत बड़ी कंपनियां ही इनोवेशन को ड्राइव करती हैं, क्या आज भी कोई एक अकेला इंसान वेब जितना बड़ा और प्रभावशाली कुछ बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।